हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग 12 के लिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। 12 का इंटीग्रेशन हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आप लोग थोड़ा बड़ा फैमिलियर होंगे इंटीग्रेशन से, क्योंकि आपने 11 में क्लास 11th में आपने कवर अप किया है। जैसे आप थोड़ा सा मैथ्स में तो नहीं देखे होंगे, मगर लेकिन आपने फिजिक्स में कुछ पार्ट्स आपने पढ़ा था। जैसे सिंपल जो हमको वेक्टर्स में यूज़ पढ़ा था, जिसका डिफरेंशिएशन के लिए, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस वहाँ भी पढ़ाया गया था आपको, और डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस जब वहाँ पढ़ाया गया था, और बहुत सारे चैप्टर्स में उसका यूज़ आया होगा इंटीग्रेशन का, इसलिए आप लगभग फैमिलियर हो। मगर आपको इंटीग्रेशन अब मैथ्स में पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है चलिए हम लोग वही आज देख रहे हैं। मैथ्स के लिए है, तो मैथ्स का आज हम लोग 12 का इंटीग्रेशन चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, उससे पहले हम कुछ और भी लिखें, डिफरेंशिएशन भी लिखें और इंटीग्रेशन बाद में है। इसका कुछ हम मतलब समझाएंगे आपको, इसका मतलब क्या है, ठीक है। डिफरेंशिएशन पहले क्यों लिखें, ताकि आपको कंपैरिजन पता चले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में अंतर क्या है। डिफरेंशिएशन और कुछ नहीं है, जनरली इंटीग्रेशन का एक तरह का उल्टा ही है, ठीक है। तो इसी कंपैरिजन बेसिस पे आपको सिखाएंगे, ताकि अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया हो तो इंटीग्रेशन भी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस सिर्फ कंपेयर करना सीख लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो सिंपली आपको जहाँ तक कि याद होगा, लगभग डिफरेंशिएशन तो आपको याद ही होगा, आप 11th में पढ़े हैं। देखिएगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, d ऑफ x टू द पावर n बाई dx था। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या था, इसका डिफरेंशिएशन था। अगर सिंपली हम लोग इसी को इंटीग्रेट करते तो क्या हमको x टू द पावर n मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। आप लोग कुछ इस तरह से फिजिक्स में आप बहुत सारा सॉल्व भी किए होंगे। x टू द पावर n है, यहाँ देखिएगा n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, और यहाँ dx था, तो dx को इस साइड भेज दिए, तो d x टू द पावर n इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस 1, और ये dx यहाँ आ जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ऐसा सवाल आपने बनाया भी होगा। तो ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर n आ जाएगा इसका, और इसका सिंपली ये भी क्या आ जाएगा आपको, x टू द पावर n ही x टू द पावर n ही आ जाएगा इधर भी। तो ये कैसे किए, यहाँ ध्यान देने वाली बात एक चीज़ और है कि डिफरेंशिएशन के केस में हम लोग छोटा करते, क्या करते, कोई बड़े नंबर को छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो छोटा कैसे करेंगे, तो सिंपली हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को डिवीजन देंगे तो छोटा होगा ना, वो बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा बाई का साइन है और नीचे में क्या है, dx है। तो dx क्या कर रहा है, वो dx से ये डिवीजन हो रहा है, तो छोटा कर दे रहे हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन क्या करेगा, बड़ा करता है, मतलब कि छोटे क्वांटिटी को बड़ा करने में काम आता है। जैसे एरिया में भी आप देखते होंगे, एरिया निकालने की कोशिश करते हैं तो बड़ा करते हम लोग छोटा का निकालते हैं और बड़ा निकल जाता है। तो एरिया आप इंटीग्रेशन में पढ़िएगा, उसका जब यूजेज होगा, जब आप पढ़िएगा इंटीग्रेशन का यूजेज, उसका एप्लीकेशन, तब समझ में आएगा अच्छे से एरिया क्या है। पर सिंपली देखिएगा, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन है। तो सिंपली करेंगे क्या कि x टू द पावर n और क्या है यहाँ पे dx है, तो वहाँ डिफरेंस dx क्या था, डिवीजन में था, तो यहाँ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में होगा। तो सिंपली x टू द पावर n और इंटू dx। बट यहाँ जो साइन हम लोग सिंपली इसी में दिखाते थे कि ये डिफरेंशिएशन, बट इंटीग्रेशन के लिए एक स्पेशल साइन होता है कुछ इस तरह का। तो ये साइन क्या दर्शाता है कि वो इंटीग्रेशन है, समझ में आ रहा है। तो देखिएगा, सिंपली हम लोग कंपैरिजन करेंगे, और आपको याद करने की तो जरूरत नहीं है, सिंपली आपको कंपैरिजन करना और याद करते चल जाना। देखिएगा यहाँ x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, पहला देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, वो तो आपको लगभग याद ही होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए x टू द पावर n और ये x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपली यहाँ देखिएगा n क्या होता था, n यहाँ पहले मल्टीप्लाई हो जाता था, उसके बाद पावर में x टू द पावर n माइनस 1, बट इस केस में क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो x टू द पावर n प्लस 1, और डिवीजन भी होगा। जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन n से हो रहा है तो यहाँ डिवीजन होगा। तो डिवीजन किससे होगा, जो पावर हम लोग को बढ़कर आ गया n प्लस 1, उसी से डिवीजन हो जाएगा, n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब आप लोग पूछिएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा ये आया कहाँ से, कैसे मिल गया हमको, प्रूफ क्या, तो इसके लिए भी आपको लिमिट्स पढ़ना पड़ेगा। लिमिट्स आप जहाँ तक कि पढ़े होंगे, 11th में भी लिमिट्स है, लिमिट्स अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि लिमिट से ही इसको डिराइव किया गया था। हमको डिराइव नहीं करना है अभी, सिंपली आपको क्या याद करना है, फॉर्मूला याद कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए। बहुत सारा टॉपिक्स है इसमें जो आपको पढ़ना है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सेकंड नंबर, कांस्टेंट ए हम यहाँ लिखे। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आपको जहाँ तक कि याद होगा, जीरो होता है, यहाँ पर जीरो, और ये देखिएगा तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वहाँ क्या होता था, सिंपली देखिएगा ए है यहाँ पर, ए है यहाँ पर इस केस में, तो ए के साथ
क्या x टू द पावर 0 है? इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं क्या? ध्यान दीजिएगा इधर, क्या ऐसा ही कुछ कर रहे हैं क्या हम लोग? बिल्कुल कर रहे हैं। x टू द पावर 0 क्या होगा? 1 होगा। तो x का कोई पावर नहीं है, 0 पावर है, इसीलिए यहाँ हम लोग दिखाते नहीं जनरली। तो इसका इंटीग्रेशन किए तो x जो था हम लोग सिंपली समझते x n, यही चीज़ है, सेम यही फॉर्मूला पर यहाँ बेसिस पे काम कर रहा है। तो x का पावर क्या हो जाएगा? n-1, तो 0 - 1, तो उससे घट के हमको क्या मिल जाएगा? सिंपली 0 मिल जाएगा इंटीग्रेशन, मतलब एक और टर्म क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इस केस में देखिएगा आगे, बट यहाँ क्या होगा? एक बढ़ जाएगा। इंटीग्रेट करने पर क्या होता है? वो बड़ा होता है, तो एक बढ़ जाएगा, तो ax आ जाएगा आपका। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा? वो घट के 0 हो जाएगा और इसमें एक बढ़ जाएगा। तो सेम इसमें नेक्स्ट देखिएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x होता था, पॉजिटिव cos x, बट sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x ही होगा, बट निगेटिव साइन के साथ होगा, ये याद रखिएगा। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि प्लस सी भी सब में लिखे हुए। प्लस सी क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि डिफरेंशिएट करते समय हम लोग सिंपली देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हम लोग जब लिखते हैं तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो देखिएगा सिंपली जब आप पढ़े होंगे, मान लीजिए 3x क्यूब होता और प्लस 2x स्क्वायर और प्लस 5 यहाँ क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो डिफरेंशिएट करते इसको तो हमको क्या मिलता है? ये 9x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0 मिलता था। अब सिंपली हम लोग अगर इसको अब इंटीग्रेट करना, प्लस 0 आ गया, इसका तो कुछ होगा ही नहीं, 0 मिलेगा। तो हमको कांस्टेंट टर्म क्या पता चलेगा? अगर हम इस टर्म को अगर ये आपको दे दें इंटीग्रेट करने के लिए, और आपको रिजल्ट क्या, अगर ये डिफरेंशिएट हुआ तो ये मिला, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली क्या मिलेगा? उसका अपोजिट एंड डिफरेंशिएशन ये पार्ट मिलना चाहिए था, पर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर सिंपली आपको वही सब मिल जाएगा, 3x क्यूब ही मिल जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 0 था। अब 0 तो कोई भी 0 की जगह जो डिफरेंशिएट कोई भी तो क्या हो जाएगा? कोई भी आपका कांस्टेंट टर्म 0 ही देगा, चाहे वो 5 रहता, चाहे वो 6 रहता, चाहे वो 7 रहता, कुछ भी रहता, तो क्या हो जाता? वो 0 हो जाता। तो हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट टर्म रहा होगा। हो सकता है नहीं भी हो तो भी तो 0 ही रहेगा, हो सकता है रहा हो, पर क्या रहा हो नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग जनरली यहाँ पर C से डिनोट करते हैं इसको, कि कांस्टेंट टर्म कुछ हो सकता है रहा हो, उसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, नहीं रहा हो तो 0, अदरवाइज कुछ होगा। तो और सारे केसेस आएंगे जहाँ पे हम लोग कंपैरिजन करके भी C निकाला जाता है। बहुत सारे केसेस में अगर आप अच्छे से कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे 11th में, तो आप जो हम कांस्टेंट टर्म कह रहे हैं वहाँ आप फैमिलियर बहुत ज़्यादा होंगे। अदरवाइज अगर आप उतने अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए अगर नहीं बनाए होंगे, देन आई डोंट थिंक कि आपको उतना भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि C का कहाँ यूज़ होता है। सिंपली अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा cos x क्या होगा? d ऑफ cos x बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या था मेरे पास? माइनस ऑफ sin x था, याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। सिंपली कंपैरिजन देखिए, डिफरेंशिएशन के केस में माइनस में था, इंटीग्रेशन के केस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको उतार लीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इंटीग्रेशन सेम डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही है, हम लोग उसी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली कंपैरिजन कीजिए, आपको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और 5th नंबर की ओर। हम लोग 4 प्रीवियसली देख चुके हैं कि इंटीग्रेशन कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे डिफरेंशिएशन से। तो अब हम लोग 5th नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5th नंबर पे देखिएगा d ऑफ 10x बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या था? सेक स्क्वायर x था। तो सिंपली उस वक्त हम लोग क्या करते थे, जो टर्म यहाँ था वही टर्म को हम लोग यहाँ भी चेक कर रहे थे, पर लेकिन अब क्या करेंगे, इसका उल्टा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x था, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक स्क्वायर x का उल्टा ही होगा, यानी कि 10x ही होगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 10x। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, इसीलिए यहाँ पर सिमिलर आ गया। और ये c तो आप लोग को समझ में आया होगा, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा सेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? सेक x 10x होता था, तो सेक x 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपली सेक x हो जाएगा प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, d ऑफ cot x, यानी कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस ऑफ cos x स्क्वायर x होता था, और यहाँ cos तो उल्टा cos x स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ cot x प्लस c। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस था, अगर यहाँ हम लोग माइनस पुट कर देते तो यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट जो सेम यहाँ था वही आता, पर लेकिन हम लोग सिंपली क्या देख रहे हैं? cos x स्क्वायर x का क्या होगा? इस माइनस के साथ नहीं देख रहे, तो सिंपली यहाँ भी माइनस आएगा, ठीक है। इसके लिए ट्रिक बताते हैं, पर पहले देख लेते हैं आगे। देखिएगा, तो सिंपली सिर्फ cosec x का क्या होगा? cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x,
ठीक है। तो cosec x cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सिंपली माइनस ऑफ cosec x प्लस सी, तो कांस्टेंट है तो प्लस सी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी चीज़ें तो आप कंपेयर करके देख लेंगे, पर लेकिन एक चीज़ कन्फ्यूजिंग क्रिएट हो सकता है आपके साथ कि माइनस किस में होगा। इस सब में माइनस नहीं है, पर किसी में माइनस हमको दिख रहा है, किसी में नहीं दिख रहा है, तो माइनस होगा किस में। तो सिंपली याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं कि याद रखिएगा, जहाँ भी सी वाला टर्म दिखे, जैसे कॉसेक दिख जाए, कॉट दिख जाए किसी भी इंटीग्रेशन में, तो वहाँ क्या आएगा, माइनस टर्म आएगा, कुछ इस प्रकार का सिंपली फॉर्मूला वाला में, ठीक है। फॉर्मूला के केस में अगर सिर्फ सी से टर्म आए, जैसे कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक्स और कॉट के केस में, कॉसेक और कॉट के केस में हमेशा नेगेटिव टर्म आएगा, चाहे डिफरेंशिएशन कीजिए चाहे इंटीग्रेशन कीजिए। बट कॉस सी का एक टर्म में नहीं होगा इंटीग्रेशन, वो है कॉस एक्स। कॉस एक्स के टर्म में नहीं होगा, वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है, प्लस साइन एक्स ही देता है। बट सिंपली क्या बोल रहे हैं, सी वाला टर्म कौन सा, कॉस एक्स और कॉट एक्स, इसके केस में नेगेटिव टर्म होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन देख लीजिए। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो e टू द पावर x का जब डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो गया, तो इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू द पावर x ही होगा। क्यों, देखिए यहाँ जो आ रहा है e टू द पावर x डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, e टू द पावर x मिला। डिफरेंशिएट किया हुआ टर्म क्या मिला, e टू द पावर x ही है, तो उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिमिलर यहाँ जो है e टू द पावर x ही मिलेगा, इसीलिए इंटीग्रेट भी करेंगे e टू द पावर x को, तो क्या मिलेगा हमको, e टू द पावर x ही मिलेगा। साथ में कुछ कांस्टेंट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, वो डिपेंड करता है कि डिफरेंशिएट करते समय देखे थे यहाँ कांस्टेंट है इसमें कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए प्रीवियसली हम लोग देखिए थोड़ा सा एग्जांपल्स में, इधर देखिएगा यहाँ पे e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या है, e टू द पावर x log a। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, याद करने का तरीका देखिएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, e टू द पावर x है, यहाँ पे e टू द पावर x है, और उसके साथ ये जो log a है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा e टू द पावर x यहाँ ऊपर में है, पर डिवीजन में आ गया log a। याद करने का तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंशिएशन दोनों टर्म क्या होगा, e टू द पावर x और log a मल्टीप्लिकेशन होगा, और इंटीग्रेशन के केस में दोनों डिवीजन में होगा, और प्लस कांस्टेंट है वो तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। log x का देखिएगा, log x, और इसके साथ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मॉड भी है। मॉड यहाँ पे क्यों लगा है, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा, जो रिजल्ट निकल गया वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना ही आपको याद रखना है, वो पॉजिटिव वैल्यू डालना है। तो log x by dx, यानी कि log x का क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/x का, हम लोग इस टर्म का नहीं देख रहे इंटीग्रेशन, हम लोग किसका देख रहे हैं, अपोजिट टर्म का, यानी कि 1/x का हम लोग इंटीग्रेशन यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x ही होगा। क्यों, log x का डिफरेंशिएशन 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, उल्टा, यानी कि जिसका डिफरेंशिएट किए तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट की जो रिजल्ट मिला अगर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, जो जिसको डिफरेंशिएट कर रहे थे वही मिलेगा। पहले भी बोले हैं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे का लगभग उल्टा ही है, ठीक है। तो यही क्या आएगा, तो log x को डिफरेंशिएट किए तो 1/x मिल गया, अगर 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो log x मिल जाएगा प्लस c। समझ रहे हो, उतार लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग अब इस बार क्वेश्चन देखते हैं। अब तक हम लोग को जितना भी बेसिक का ज़रूरत था लगभग हम लोग बेसिक देख चुके, ठीक है। मतलब कि जितना भी इंटीग्रेशन में हम लोग की ज़रूरत थी अभी स्टार्टिंग स्टेज पे हम लोग लगभग देख चुके हैं। तो अब उससे रिलेटेड जितना भी हमने फार्मूला किया अब तक, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो देखिएगा इधर पहला क्वेश्चन क्या है, x टू द पावर 99 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो x टू द पावर 99 क्या ये इस फॉर्म में है, हमने एक पहला फार्मूला देखा था, देखिएगा कि x टू द पावर n, क्या ये फार्मूला हमने देखा था, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x टू द पावर का n का इंटीग्रेशन क्या होता था, n देखिए x है यहाँ पर, x मैच कीजिएगा, और n की जगह पे क्या है 99, n कुछ भी वैल्यू हो सकता था, तो n की जगह पे 99 है। तो सिमिलरली x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या था मेरे पास, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, इतना कुछ ऐसा कुछ था मेरे पास, बिल्कुल था। तो इसी फार्मूला पे बस पुट कर दीजिए इसको,
देखिएगा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 99 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमको, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, तो x टू द पावर n+1 यानी कि n+1 क्या हो जाएगा 99 प्लस 1 बाई 99 प्लस 1 तो रिजल्ट प्लस c, तो आपको रिजल्ट क्या मिलकर आएगा, x टू द पावर 100 बाई 100 प्लस c, यही क्या होगा रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद रखना है। क्या करना, अभी इनिशियल स्टेज पे आपको फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद रखिएगा, अभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज होगा, क्योंकि आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जितने थे उनको वो एटलीस्ट याद रखिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अभी ट्रिग्नोमेट्री के भी आएंगे इसके बाद, ये दोनों क्वेश्चंस के बाद अभी कुछ देर बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का भी करेंगे, ठीक है। तो पहले देखिएगा सिंपली बेसिक क्या है, फॉर्मूला बेस्ड है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n+1 बाई n+1 और प्लस c कंस्टेंट हो सकता है, हमको पता है अभी या नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, तो इसको क्या करेंगे, सेम बस सिमिलरली फॉर्मूला में डाल देंगे, क्योंकि ये x टू द पावर 99 जो है वो x टू द पावर n के फॉर्म में, इसीलिए कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, x टू द पावर n वाला, ठीक है। इस केस में देखिएगा, इस केस में भी x टू द पावर n ही लगेगा, बट कैसे, आपको दिख रहा होगा 1/x। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1/x का भी तो हम लोग कुछ फॉर्मूला देखे थे, ठीक है। तो बट लेकिन आपको वो अभी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, वहाँ 1/x था पर लेकिन log x भी था, पर यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा। क्या हम इस क्वेश्चन को, ये जो लिखा गया टर्म है उसको हम क्या ये लिख सकते हैं, x टू द पावर -7/2, क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1/x क्या बदल जाता है, x टू द पावर -1 या फिर 1 समथिंग ऑफ x का पावर रहेगा, समथिंग अगर x का पावर रहेगा तो क्या हो जाता है, उसका माइनस हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ये सेम, इसको हम बोल सकते हैं कि x टू द पावर n का ही फॉर्म है, वेयर n क्या है आपका -7/2 है, क्या यही है, बिल्कुल है। तो x टू द पावर n का ही फॉर्म है, तो सिमिलरली बस वही लगा देंगे हम लोग, ठीक है। देखिएगा यहाँ dx भी होगा, पहले से दिया रहेगा आपको, ठीक है, dx यहाँ है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n+1 फॉर्मूला होता था n+1 बाई n+1। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बार बार हम इस जानबूझकर कर रहे हैं कि आपको याद हो जाए फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, n+1 n+1 प्लस c, बस फार्मूला में डाल दीजिए इसको यहाँ पर, बिल्कुल आसान है। अभी बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ फार्मूला है और कुछ नहीं। 7/2 यानी कि x टू द पावर क्या आ जाएगा, -7/2 प्लस 1, और यहाँ भी क्या आएगा -7/2 प्लस 1 प्लस c। कंस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमको पता नहीं है कंस्टेंट अभी, ठीक है। यहाँ देखिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x टू द पावर -5/2 आ जाएगा, एलसीएम लेकर आप देखिए, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा -5/2, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या 5 नीचे ही रहेगा, और यहाँ देखिएगा x का पावर, इसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, क्या इसको इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या x टू द पावर माइनस में है तो कहाँ क्या चला जाएगा, यहाँ नीचे में आ जाएगा x टू द पावर 5/2, और 5 नीचे में ऑलरेडी है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मगर यहाँ देखिएगा 2/, में तो 2 कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर, तो यानी कि रिजल्ट जो मेरा आएगा वो क्या आएगा, 2/- (2/5x टू द पावर 5/2 प्लस कंस्टेंट टर्म c। समझ में आ रहा है, देखिएगा नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट में डालिए कि हाँ ये पार्ट हमको नहीं समझ में आया है, ठीक है। ट्राई कीजिए। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग साइन वाला मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला और भी करेंगे आगे के, पहले हम लोग कुछ और भी एग्जांपल्स उसी फॉर्म में देख लेते हैं जो प्रीवियसली 2 हम लोग क्वेश्चंस देखे, ठीक है। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, इसका भी देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन किसका निकालना है, 1/x टू द पावर 3 का, ठीक है। तो इसका देखिएगा कैसे निकालेंगे। तो सिमिलरली जहाँ इससे पहले जो किए थे हम लोग 7/2 वाला माइनस जो निकल के आया था, सिमिलरली वही है। क्या हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 1/x को x टू द पावर -3
dx लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसका रेसिप्रोकल ऊपर करेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल करेंगे इसका, तो यहाँ पावर क्या चलेगा इसका, x का माइनस में चल जाएगा। ये तो आपका बेसिक आप समझ रहे होंगे, 6-7 में ही पढ़े ये सब एक्सपोनेंट जहाँ आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा अब इसका क्या करना, हमको इंटीग्रेशन करना। तो सिमिलरली यहाँ देखिएगा x तो है ही, x टू दी पावर n से कंपेयर कीजिए, n क्या, x तो है, n क्या है यहाँ पर, n आपका -3 है। क्या हम इसको x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इंटीग्रेशन का? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इधर, तो x टू दी पावर n, फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे, आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। x टू दी पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू दी पावर n का n बाई x टू दी पावर बाई n प्लस 1 प्लस c, यही होता है ना। डायरेक्टली बस अब वैल्यू डाल दीजिए, x टू दी पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1 प्लस c, खत्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट, x टू दी पावर -2 बाई -2 प्लस c। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ x का पावर क्या माइनस में, अब इसको रेसिप्रोकल फिर से कर देंगे और अब माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, तो -1/2x² प्लस c, क्या यही आएगा मेरा? बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। अब अगले की ओर बढ़ते हैं, वहाँ देखिएगा सिमिलर यही है, यही कहानी है कुछ। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, एक चीज़ अभी तक आप लोगों को समझाया नहीं है पर यहाँ समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि देखिएगा कि यहाँ dx है, यहाँ अगर x है तो इसको इंटीग्रेट किसके टर्म में करेंगे, dx के ही टर्म में इंटीग्रेट होगा, dy dz इसके टर्म में नहीं होगा। जो यहाँ टर्म होगा उसी का यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, इसी का मतलब कि छोटा टर्म यहाँ dx होगा। जैसे इस केस में देखिए रूट के अंदर में y है, तो यहाँ पे भी जिसके साथ हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, मतलब जिसको यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, यहाँ पे देखिए dy जो लिखे, यहाँ dx नहीं लिखे, क्या लिखे, dy लिखे, क्या लिखे, dy, मतलब यहाँ y है तो यहाँ भी dy होगा, अगर यहाँ z रहेगा तो यहाँ भी dz ही होगा। ये बात को दिमाग में डाल लीजिए, कभी भी इंटीग्रेशन dy का dx के साथ जो लिखते हैं ना वो कुछ और चीज़ है, मगर नहीं हो सकता। y को भी क्या होना होगा, x के टर्म में होना होगा, तभी जाकर इंटीग्रेशन संभव है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये मेरा काम बन जाएगा। तो देखिएगा 1/√y, तो 1/√y को 1/y टू दी पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सिमिलरली इसी तरह से प्रोसीड ऑन करेंगे हम लोग, देखिएगा तो इसको लिख सकते हैं हम लोग y टू दी पावर -1/2 एंड dy के साथ में, बस सेम फार्मूला आपको क्या लगाना है, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो बस डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं, तो y देखिएगा, तो यहाँ x था तो यहाँ भी x यूज किया, x टू दी पावर n, यहाँ y है तो क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, y हो जाएगा। तो बस y का पावर -1/2 प्लस 1 बाय -1/2 प्लस 1 दैट्स प्लस c, यही होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ क्या आ गया, y टू दी पावर 1/2, इसको सॉल्व कीजिए 1/2 आ जाएगा, और यहाँ भी 1/2 आएगा प्लस c। अब इसको सॉल्व कीजिए तो y का पावर ऊपर में क्या हो जाएगा, वही रूट लिख सकते हैं हम इसको, रूट ऑफ y, एंड ये 2 ऊपर ही चल जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ y प्लस c। यही रिजल्ट हमको मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। एक बार खुद से भी सॉल्व करके आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक्स टर्म्स के और उनके कुछ फॉर्म्स के, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन टाइप का ही दिया गया और उसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो cos x बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपको दिख रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन है। तो सिंपली इतना मत समझिएगा कि डायरेक्ट जो हम लोग फार्मूला लिखाए थे साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, डायरेक्टली यूज नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको सॉल्व करना, उसके बाद इंटीग्रेशन आपको उसका निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में कोई ऐसा चैन रूल टाइप का कोई रूल नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप उस तरह से नहीं बना सकते इसको, समझ में आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि cos x बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हमको ट्रिग्नोमेट्री को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ देखिएगा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। यहाँ देखिएगा
cos x को cos x छोड़ दीजिए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या हम लोग साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। याद कीजिए साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब इसको अलग अलग करने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्या हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। ऐसा कैसे लिख दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसा कैसे लिख दिया हम लोग। यहाँ देखिएगा कि cos x बाई cos x तो एक ही था, तो cos x को लिख दिए। साइन क्या है यहाँ पे 2 है, साइन क्या है यहाँ पे 2 है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स 2 है तो एक साइन एक्स cos x के साथ दे दिए और इसके साथ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में, तो ऐसा टर्म हम लोग तोड़ दिए, सिंपल है। यहाँ ध्यान दीजिएगा और ये dx, तो क्या अब हम लोग इसको लिख सकते हैं cos x बाई साइन एक्स क्या होता है, cos x बाई साइन एक्स cot x होता है और इनटू में क्या 1 बाई साइन एक्स क्या होता है cosec x होता है क्या, बिल्कुल होता है। और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मेरे, ये तो इंटीग्रेशन का सिंपल फॉर्मूला ही है क्या जो हम लोग पीछे किए हैं। ध्यान दीजिएगा cot x एंड cosec x, या वहाँ लिखे थे cosec x इंटू cot x का क्या होता है, तो सिंपल था, क्या था मेरे पास माइनस ऑफ cosec x, इसका क्या था इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x था, cosec x था, पीछे फॉर्मूला में है आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्व होकर कुछ ये मिल गया हमको। अब नेक्स्ट यहाँ देखिएगा साइन स्क्वायर एक्स एंड cosec स्क्वायर एक्स है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स और cosec क्या साइन का ही रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर इसको तोड़ते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा और ये कट गया, मिला क्या हमको 1, तो 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको सिंपली आप dx भी बोल दीजिए या फिर 1 और कुछ भी नहीं आगे में तो 1 है ना, 1 बचा, तो इसके साथ करेंगे क्या, ये 1 आपको a दिख रहा है, a dx, इसका इंटीग्रेशन हम लोग पीछे किए थे, ये क्या था कांस्टेंट टर्म, उसके साथ dx था, तो कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या था फॉर्मूला में, सिंपली कांस्टेंट टर्म के साथ एक x एक्स्ट्रा बढ़ जाता था। तो बस इस केस में क्या होगा, इस केस में कांस्टेंट a का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन 1 आपका आएगा ही आएगा, 1 के साथ इंटू में क्या आ जाएगा एक x सिंपल और प्लस c आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका, यानी कि x प्लस c, यही रिजल्ट होगा। समझ में आ रहा है।